हेलो फ्रेंड्स, सो आई एम योर टीचर रहीम। आई हूँ आपको पढ़ाना है क्लास 8 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 3 कॉलोनियल एग्रेरियन पॉलिसीज ऑफ बुक फुटप्रिंट्स। तो पिछले दो पार्ट्स में हमने काफ़ी सारा पढ़ लिया था। जहाँ तक हमने पढ़ लिया था वो थी ये जगह। तो आज हम पढ़ेंगे महलवारी सेटलमेंट्स के बारे में। अगर आपको पिछली वीडियोस देखनी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। Mahalwari settlements was introduced by in 1822 by Holt Mackenzie. हॉल्ट मैकेंजी ने ये सेटलमेंट बताई थी कि सर मैं एक चीज़ बताऊँ। वो मान लो हॉल्ट मैकेंजी एक स्टूडेंट है और वहाँ जो ब्रिटिशर्स हैं वो उसके टीचर हैं। तो टीचर ने पूछा, बताओ बच्चा हम आप क्या कर सकते हैं खुद को और अमीर बनाने के लिए। हॉल्ट मैकेंजी, सर क्या हम ये महलवारी सेटलमेंट डाल सकते हैं सर? बेशक बच्चे बेशक, चलो स्टार्ट करते हैं। In modern day Uttar Pradesh, certain parts of Madhya Pradesh and Punjab, it accounted for 30% of company territories covering the United Provinces, Central Provinces and Punjab with a variant of this system. मतलब कि जब जितना भी ब्रिटिशर्स ने अपना कॉन्कर कर लिया था, जितना भी एम्पायर अपना बना लिया था, उसमें से 30% में इस महलवाड़ी सेटलमेंट को लाया गया। मतलब कि महलवाड़ी सेटलमेंट को 30% के हिस्से में बोला कि तुम लोग महलवाड़ी सेटलमेंट अपनाओगे। आगे, महल मीन्स विलेज which for Mackenzie was very important and needed to be preserved. Hence, the unit of revenue settlement was the village or mahal, and the revenue demand was made collectively on the village. जो महल था वो विलेज को कहते थे और विलेज जो थी वो मैकेंजी के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी रेवेन्यू लेने के लिए। क्यों? क्योंकि विलेज में ही ज़्यादातर खेत थे। खेत कहाँ पर थे? विलेज में ज़्यादातर थे। तो वहीं से रेवेन्यू लेने के लिए हॉल्ट मैकेंजी ने कहा। अब द विलेज हेडमैन और लंबरदार कलेक्टेड द रेवेन्यू एंड हैंडेड इट ओवर टू द गवर्नमेंट। अब हॉल्ट मैकेंजी ने सोचा कि भाई अब ये लोग हमारी बात तो मानेंगे नहीं, हम इनके लगते कौन है। फिर उसने देखा कि विलेज का जो सरपंच होता था ना, हमने उसमें पढ़ा था पिछली क्लासेज में, सरपंच होता था, उसको उसकी बात तो सब मानते थे, हमारी बात तो कोई मानता ही नहीं है। सरपंच हेड था विलेज का, है ना। वो तो जैसे कि सबसे ज़्यादा मतलब कि उसी की बात मानेंगे जिसकी वो उनके दादा परदादा है ना, और वो उनके बच्चे, आप जो कहोगे दादाजी हम आपका काम करेंगे, ओके। हाँ, तो उन लोगों ने क्या किया कि जो उनका जो वो था ना चल सरपंच, उन लोगों ने उसको कहा कि तुम रेवेन्यू लो, सबसे लो रेवेन्यू की। जो किसान थे वो खुशी खुशी रेवेन्यू दे देंगे कि हम आप पे भरोसा करते हैं, लो रेवेन्यू, है ना। और फिर उसमें से हमें ज़्यादातर पार्ट तुम हमें दे दो और तुम थोड़ा सा रख लो। इससे क्या होता था, वो लोग खुशी खुशी दे भी देते थे, थोड़ा ज़्यादा भी देते थे उनके पास, और वो लोग खुश भी रहते थे, है ना। तो अब इसी चीज़ को इस पूरे पैरा में बता कर पॉइंट्स में हम लास्ट का पढ़ते हैं। हाउएवर इवन अंडर दिस सिस्टम कंडीशंस ऑफ peasants remained predictable as the head of the village retained the right to extract revenue। मतलब कि अब जब हेड ऑफ द विलेज सरपंच को राइट दिए सब कुछ, है ना, तो सरपंच अब लालची होने लग गए। कुछ जगहों के सरपंच लालची होने लग गए। फिर उन्होंने सोचा कि हम दूसरों को दें, है ना, हम थोड़ा सा खुद रख लेते हैं। फिर उन लोगों ने किसानों से ज़्यादा रेवेन्यू लेना स्टार्ट कर दिया। फिर किसानों का भरोसा तो अपने सरपंचों से भी उठ गया था, है ना। अब किसान बहुत ज़्यादा मायूस थे, है ना। इस वजह से पूरा महलवाड़ी सेटलमेंट फ्लॉप हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, पूरा पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो पॉज करके, या फिर ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर बुक है तो उसमें से कर लीजिए। आगे, रोयतवाड़ी सेटलमेंट, द रोयतवाड़ी और मुंड्रो सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द मद्रास प्रेसिडेंसी बाय थॉमस मुनरो। अब वही क्लास थी
उसमें ना अब थॉमस मुनरो को जल्दी हो रही थी कि भाई ये हॉल्ट में कहते तो मुझसे आगे निकल गया, मुझे और इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा। फिर उसने दिमाग लगाया, दौड़ाया दौड़ाया दौड़ाया, उसके अंदर इतने घोड़े दौड़ाए कि घोड़े भी एक मशीन बन गए, है ना। और आंसर आया रेत वाली सेटलमेंट। अब रेत वाले सेटलमेंट में क्या है भाई, इसमें क्या होगा। अब जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी, नाम सुना होगा ना आपने पिछले चैप्टर में, वो यही है ना। एंड असम ओवरऑल इन अकाउंटेड फॉर 51% ऑफ द कंपनीज टेरिटरीज, मतलब कि 51% बाकी का जितना बचा था। कैसे, अब 19% कहाँ चला गया, 19% चला गया हमारा वहाँ पर, क्या नाम है उसका, परमानेंट सेटलमेंट में, ठीक है। प्लस 30% कितना चला गया हमारा, कहाँ चला गया, हमारा चल गया इसमें मारवाड़ी सेटलमेंट, 49% हो गया। बाकी का जो 59% था उधर क्या अपनाया गया, रोहितवाड़ी सेटलमेंट। मतलब कि सबसे ज़्यादा लाइक्स किसको मिले, रोहितवाड़ी सेटलमेंट को, है ना। अब ओ नो 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 नो, है ना, द कंपनी टेरिटरीज prior of prior to Munro, Captain Alexander Reed had tried the Roswell settlement. इसका मतलब ये था कि अब थॉमस मुनरो इंटेलिजेंट बन रहा था ज़्यादा, है ना। तो फिर वहाँ एक और बच्चा था, थोड़ा लायक सा था, लेकिन थॉमस मुनरो का अच्छा दोस्त था। क्या नाम था उसका, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। वाह, मतलब कि इसका नाम रीड करते करते हमें इसका सरनेम रीड पता चल गया। वाह, ये तो रीड की हड्डी से भी ज़्यादा रीड है ना। हाँ, तो अब अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो दोनों एक साथ हो गए और दोनों ने किया कि लो सर, रोहित वाली सेटलमेंट का प्रोजेक्ट हमने बनाया है, आपको देखना देखो, नहीं देखना तो मारो गोली, है ना। अब ये हमें थॉमस मुनरो की दिखा रखी है। वाह, क्या सूट बूट में आया है ना। इसने भी हमें इसका भी हमारे लूटने में हाथ है, इसको भी थोड़ा सा अच्छा नहीं बंदा ये, है ना। ऑन स्मॉल स्केल इन द एरियाज दैट वर एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम टीपू सुल्तान, मतलब कि टीपू सुल्तान से लिए गए एरिया को उन लोगों ने रोतवारी सिस्टम के लिए सही समझा। इन साउथ इंडिया देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार्स एंड लैंड एक्चुअली बिलोंग टू द कल्टिवेटर्स दैट इज रेयर्स। अब इन लोगों ने सोचा कि इसमें हम लोग ना, बाकी सारे तो हमारे परमानेंट सेटलमेंट में हमारा सिस्टम इतना अच्छे नहीं चले, हाँ इसमें क्या करते हैं, सीधा किसानों से ही ले लेते हैं, है ना। किसानों से बहला फुसला के उनसे ही ले लेते हैं पैसे, है ना। अब इन्होंने किसानों को भी नया नाम दे दिया, क्या नाम दिया, रेयर्स, ठीक है, रेयर्स नाम दिया, है ना। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो देख लो, क्योंकि उसमें ये इसके बारे में मैंने बता रखा थोड़ा सा। बोथ मुनरो एंड रीड, मतलब कि इनके सरनेम से इनको बता रहे हैं कि थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड फेल्ट दैट द लैंड सेटलमेंट मस्ट बी मेड डायरेक्टली विद द रेयर्स, किसानों से ही उसको सीधा करना चाहिए। थस दिस सिस्टम केम टू बी नोन एज रेयोतवारी सिस्टम, को रेयोतवारी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि महल था विलेज का नाम, तो महलवाड़ी सिस्टम रख दिया, है ना। उसके बाद वो इजाजदारी सिस्टम था, उसमें क्या था, इजाजदार उसका नाम था, तो बस वैसे रख दिया। तो बस ऐसे ही नाम तो थे इनके, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। द लैंड रेवेन्यू वॉज नॉट कलेक्टेड बाय द जमींदार्स और लंबरदार्स बट वॉज टेकन फ्रॉम द रेयर्स और कल्टिवेटर्स डायरेक्टली, कि किसान से डायरेक्टली लेना। दे डिपॉजिटेड इट इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी। अब इन लोगों ने क्या किया, ये सीधा इसको गवर्नमेंट ट्रेजरी में डाल देते थे, है ना। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, अब आगे हम पढ़ेंगे कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के मतलब इन लोगों ने कैसे हम पे दबाव डाला कि नहीं आपको यही चीज़ उगानी पड़ेगी। कैसे डाला, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स दैट अ पेजेंट ग्रो मोर देन व्हाट ही एंड हिज फैमिली कैन कंज्यूम, मतलब कि जितना वो उगा सकता है उसके उनको और चीज़ें उगानी पड़ेंगी जो सरकार जो कहेंगे वो। इसमें कि किसानों को बहुत ज़्यादा घाटा हुआ, क्योंकि अब उनकी अब इन लोगों ने कमर्शलाइजेशन करने लगी ना। पहले तो इन लोगों ने चावल गेहूं का किया कमर्शलाइजेशन, कि अब चावल गेहूं ज़्यादा उगाओगे, ठीक है, अपने खेत में ज़्यादा उगाना पड़ेगा आपको, जिसकी वजह से फर्टिलिटी कम होने लगी सोइल की, है ना। तो अब उनको बाहर जब बेचना, फिर उसके जो पैसे निकालने, फिर उसको उनको देना पड़ा, है ना, सबको क्या बोलते हैं, ब्रिटिशर्स को, है ना। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फंस गए थे।
अब कमर्शलाइजेशन में इम्पैक्ट ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन क्रॉप्स वर ऑफन कल्टिवेटेड एट द कॉस्ट ऑफ फूड क्रॉप्स। मतलब कि कमर्शलाइजेशन क्रॉप्स को असली में तो महंगे मिलने चाहिए, लेकिन उनको बेचता जो EEIC था वो उसी मतलब उतने ही पैसों में बेचता था जितना फूड क्रॉप्स को बेचता था। The planters use fraudulent contracts and oppression to force the peasant to cultivate them। मतलब कि उन लोगों ने क्या करना कि उनको फोर्स करना कि तुम इसी को उगाओ और किसी को मत उगाओ। दिस लेड टू द इम्पोरिशमेंट ऑफ द प्रेजेंटरी। इम्पोरिशमेंट क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग पुअर। मतलब कि हमारा जो किसान था वो बहुत ज़्यादा गरीब होते जा रहा था। सिंस दिस क्रॉप्स वर सोल्ड इन इंटरनेशनल मार्केट देयर डिमांड फ्लक्चुएटेड वाइडली। मतलब कि ये लोग क्या करते थे, मान लो हम इंडियंस हैं, इंडिया को इन लोगों ने बोला कि तुम कोई एक कैश क्रॉप उगाओ, मतलब कि जो पैसों में हम बाहर बेच सके उन क्रॉप्स को उगाओ, है ना। ये लोग उसका 1 kg देंगे 5 रुपये में, और वही 5 रुपये का चाइना में या फिर किसी और कंट्री में जाके बेचेंगे 500 रुपये का। मतलब कि इतना ज़्यादा पैसों का फ़र्क, कितना ज़्यादा पैसों का फ़र्क है। मतलब कि हमारे किसान गरीब के गरीब ही रह गए और ये लोग इतने अमीर हुए इसी कैश क्रॉप्स की वजह से, है ना। यही मेन थिंग थी जिन्होंने इनको अमीर बनाया, है ना। अब बिकॉज मच ऑफ द लैंड वॉज सेट असाइड फॉर नॉन फूड क्रॉप्स द पीजन डिड नॉट हैव इनफ टू ईट। मतलब कि इन लोगों ने क्या बोला कि आप लोग बस थोड़ा सा हिस्सा रख लो जिसमें अपनी उसका पेट भर सको। क्या बोलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा थोड़ा सा, स्पेस कब काम आएगी, है ना। मान लो कि इतना बड़ा खेत है ना, इतनी सी जगह में वो लोग अपना उगाएंगे और पूरी जगह में कैश क्रॉप्स उगाएंगे और बेचेंगे उसको। मतलब कि उनके पास खुद के लिए उगाने को कुछ था ही नहीं, खुद को खाने के लिए वो दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता है। सोचो बेचारे क्या बीती होगी हमारे उन पीजेंट्स पे, है ना। हाँ, आगे 1770 marketed the early years of colonial rule in India while the Bengal famine of 9। मतलब कि इसमें क्या हुआ कि जब फेमाइन बंगाल फेमाइन आई, मतलब कि बहुत ज़्यादा अकाल पड़ गया। मतलब कि इतना ज़्यादा कैश क्रॉप सुखाने की वजह से सॉइल की पूरी फर्टिलिटी चली गई, जिसकी वजह से अकाल पड़ गया। मतलब कि वहाँ पर फर्टिलिटी ही नहीं रही सॉइल में, सॉइल बंजर हो गई, जिसकी वजह से वो फार्मर्स उगा ही नहीं पाए, जिसकी वजह से EEIC को बहुत बड़ा घाटा मिला, है ना। आगे बता रखा है मेजर कमर्शियल क्रॉप्स कौन सी हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको आगे का देखना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पिछली वीडियो देखनी है तो वो भी इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी आपको, चिंता मत कीजिए और बस आप जल्दी से पढ़ लीजिए। ओके, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। टाटा बाय बाय, सी यू।